तो देखेंगे सुश्रुत निदान 10। तो 16 चैप्टर है, 16 आपका हो चुका है। ये यानी कि अंतिम 4-5 चैप्टर और हैं जो पढ़ना है हमें। देखते हैं चैप्टर का नाम, विसर्प नाड़ी स्तन रोग निदान। विसर्प नाड़ी स्तन रोग निदान। चरक ने कहा कि विसर्प जो है बिना रक्त पित्त के नहीं होता। इसी तरह तृष्णा रोग बिना वात पित्त के नहीं होता। तृष्णा बिना वात और पित्त के नहीं होता। सुश्रुत के दूष्य तो बता चुका हूँ कि तेलीराम तोमर। बड़ा थोड़ा सा गाइड करना। मुझे सच में मैं मतलब बीमार ही हूँ अभी, है ना। तो हो सकता है मेरा माइंड इतना काम नहीं करेगा, मे बी होता है। आप बीमार होते हो, कोशिश तो करते हो, लेकिन थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड हो जाते हो। तो कहीं कुछ गलत बोल जाऊँ तो हेल्प कर देना, हाँ? बता देना, हो सकता है कहीं गलती हो जाए बोलते बोलते हुए। तो सुश्रुत, आपने सुश्रुत की ट्रिक देखी थी तेलीराम तोमर, और चरक में देखा था तेरामाल। तो वो याद रखोगे अपना। कुष्ठ के दूसरे होते हैं, और विसर्ग के भी आप समझ सकते हो। चरक के तो सेम ही है कुष्ठ जैसे। सुश्रुत में तूमर यानी त्वचा मांस और रक्त, ऐसा। वातिक विसर्ग, तो वात के लक्षण मिल रहे हैं, कह रहे हैं विषम गंड यानी विस्फोट हो रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं। पित्त में द्रुत गति शतज प्रकाश और श्रोतज कर्दम निभा, इसके लिए कहा था आपसे याद रखना। और शतज प्रकाश पित्त है तो रक्त जैसे कैरेक्टर, तो वहां से रिलेट कर सकते हो। और द्रुत गति शतज प्रकाश श्रोतज कर्दम निभा, बेटा सवाल नहीं आते एग्जाम में, उठा के देख लो, कभी नहीं आए। ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं हम। कफ में अशीघ्र पाका मांस शिरा प्रणाशात, मांस शिरा नष्ट हो रहे हैं, पाक देर से हो रहा है। शतज, ये पित्त और रक्त दोष की वजह से होता है, और कुलत सदृश होता है। तो कुलत की दाल शत पर, शतज कुलत सदृश, इतना याद किया था बस। त्रिदोषज और शतज वाला भेद जो है, ये दोनों असाध्य हैं। त्रिदोषज और शतज विसर्ग असाध्य हैं। नेक्स्ट आ जाओगे नाड़ी। तो नाड़ी रोग कह रहे हैं सुश्रुत ने 8 भी बताए हैं, 5 भी बताए हैं। 8 भी हैं और 5 भी हैं। इस चैप्टर के एंड में ये बात कही गई है कि स्तन रोगों की तरह भेद होते हैं नाड़ी रोगों के, ऐसा लास्ट में लिखा हुआ है। तो वहां पे आप देखोगे उस आधार पे, क्योंकि नाड़ी रोग स्तन रोग 5 है, तो उस आधार पे 5 भी कहते हैं। ठीक, तो 8 या 5 सुश्रुत के, याद रखना है बात। 8 भेद भी है, 5 भी, इस पे सवाल आया हुआ है। तो 8 में कह रहे हैं 7 प्लस शल्यज नाड़ी के भेद। 7 दोषों के अनुसार एक शल्यज नाड़ी। वाग्भट माधव शारंगधर इन लोगों ने 5 बताई हैं, वीपी के एस और शल्यज नाड़ी। औरों का पूछता भी नहीं है, क्योंकि सुश्रुत में कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, इसी में पूछता है, क्योंकि दोनों बातें चैप्टर में लिखी हैं, 8 और 5, उतना ही याद रखना। वातिक नाड़ी, तो वात का कैरेक्टर फेन अनुविधम, फेन होगा साथ में, तो वही लिखा हुआ है। पैत्तिक नाड़ी, अच्छा, श्रवती छपायम, यानी श्राव होता है रात्रि के समय, ये बात भी लिखी है, तो देख लेंगे। तो रात्रि के समय श्राव होता है, जिसमें से वो वातिक है, वातिक नाड़ी है। पैत्तिक नाड़ी आसु श्राव, दिन के समय श्राव होगा, फिर दिन में बड़ा होगा। कफज नाड़ी बहु घन अर्जुन पिच्छल श्राव, अगेन समझ में आ रहा होगा, बहु घन इस तरह का श्राव कफ से ही होगा। और रात्रि में इसकी भी श्रुति होती है। वात कफ दोनों के लिए लिखा है रात्रि में श्राव। वात वाले में वर्ड आया श्रवती शपायम, उसको देख लेना। नेक्स्ट देखो। अच्छा, वो बेसिक चीजें हैं, पूछो कि शपण चिकित्सा कहाँ कहाँ ये है, बोलो। उरुस्तम। और पुरुषोत्तम। एक ज्वर में भी है, विषम और संधि, ज्वर। विषम संधि विषम ज्वर में भी है ना, कि विषम। बड़े को घटाओ घटे को बढ़ाओ, इस तरह वाली बात। और दूसरा व्यक्ति को शपाशी मतलब रात्रि में सोने वाला होना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ऐसी सब बात लिखी है क्या? किस कर्म के बाद ऐसा लिखा हुआ है? स्नेह के बाद। स्नेहन के बाद। ठीक है, तो वो भी याद रखना कि रात्रि में सोने वाला हो व्यक्ति और ब्रह्मचर्य का पालन करे, ऐसी बात आई है वहां, वो सवाल पूछ चुका है। खैर, कफज नाड़ी वापस देख लो, बहु घन अर्जुन पिछल श्राव होता है, और रात्रि में श्राव ज्यादा होगा। सन्निपातिक नाड़ी वक्त्र शोष घोर सुशय करीम इव काल रात्रि, देख सकते हो, क्योंकि पढ़ने में तो यही जरूरी सा लग रहा है कि घोर सुशय करे, तो क्षय करने वाली होती है नाड़ी सन्निपातिक, जो प्राणों को ले ले, उस तरह का रोग है ये, सन्निपातिक नाड़ी। नेक्स्ट है शल्यज नाड़ी। फेनिलम मथितम अच्छम अस्रग विमिश्रण श्रवते सहसा सारुजा चानुत्यम, कुछ खास नहीं, लेकिन वाद से कैरेक्टर मैच कर सकता है आपका। फेनिल वर्ड लिखा है शुरू में, फेनिलम मथितम अच्छम अस्रग विमिश्रण,
रक्त मिला हुआ श्राव हो रहा है। श्रवते सहसा सारुजा च नित्यम, तो अचानक से रुजा के साथ और नित्य होने वाला श्राव है, तो शल्य नाड़ी की पहचान है। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि नाड़ियों में से क्वेश्चन लगभग नहीं आता है, क्वेश्चन एक ही बनता है कि नाड़ी के भेद कितने हैं, तो 8 या 5 सुश्रुत के, बस उतनी ही बात जरूरी है। बाकी आप देख लेना एक बार रीडिंग लगा। स्तन रोग में कुछ पॉइंट जरूरी है। ठीक। तो पहला पॉइंट तो वही, जिस तरह मर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा कि धमनी मर्म का उल्लेख किसने किया, तो अष्टांग हृदय ने किया, वाग्भट ने किया, है ना। उसी तरह यहाँ भी पूछता है कि रक्तज स्तन रोग का उल्लेख किसने किया है, तो वाग्भट ने किया। तो उनके स्तन रोग देखो 6 हो जाता है। पीछे आपको पढ़ाया था कि सुश्रुत की नाड़ी स्तन रोग की जितनी है, इसीलिए 5 याद की। बात समझ में आ रही है? 8 भी देखी, 5 भी देखी थी। तो यहाँ देख रहे हो सुश्रुत, माधव, शारंगर, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, स्तन रोग 5 है इनके। वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातज और आगंतुक, वीपीकेएस और आगंतुक। वाघ भट के 6 है स्तन रोग, रक्तज को ऐड कर दिया, ये याद रखोगे। रक्तज स्तन रोग का उल्लेख किसने किया है, तो आचार्य वाघ भट ने किया है। अगला पॉइंट भी बहुत जरूरी है, किसने स्तन रोगों के लिए स्तन ने कोप शब्द का इस्तेमाल किया, स्तन कोप का स्तन रोग की जगह, तो माधव या मधुकोश। ठीक है, टीका है उसी के ऊपर। तो स्तन रोग को स्तन कोप कहा, ये बात ध्यान रखना। कहीं माधव लिखा हो, मधुकोश लिखा हो, आप मतलब अगर मधुकोश ना हो वहां माधव लिखा हो तो माधव के साथ चले जाना। ठीक है, माधव की टीका ही है मधुकोश, उसी की बातें लिखी है सारी वहाँ। नेक्स्ट देखेंगे, धमनया संवृत द्वारा कन्या नाम स्तन संश्रितः दोष विसरत विसरणात् तासाम ना भवन्ति स्तन आमया। तो कह रहे हैं धमनियां जो होती हैं उनके मार्ग संवृत होते हैं, मतलब कवर्ड होते हैं, ओपन नहीं होते कन्याओं में, इसीलिए उनको स्तन रोग नहीं होते। एक बात। फिर प्रजाता होने पर ये धमनियां विवृत हो जाती हैं, इनके मुख खुल जाते हैं, तो स्तन रोग हो सकते हैं, है ना, फिर मार्ग मिल जाता है दोषों के लिए। तो धमनियां समृद्ध द्वार होने की वजह से कन्याओं में स्तन रोग नहीं होते, और प्रजाता होने के बाद जब धमनियां विवृत हो जाती हैं तो स्तन रोग हो सकता है। आचार्य काश्यप, अशुद्ध स्तन ने पीने से मद्य रोग कहा, कोई खास बात नहीं है, रहने दोगे। स्तन्य की परिभाषा कहाँ आई है, स्तन्य की परिभाषा तो इसी चैप्टर में आई है बेटा, ये गलत लिख दिया है मैंने, सुश्रुत सूत्र 10, तो सुश्रुत निदान 10 कर लो इसको। इसी चैप्टर के अंदर है सुश्रुत निदान 10। ठीक है। तो लिख रहे हैं यहाँ पर, रस प्रसादो मधुरा पक्व आहार निमित्तजा कृत्सन देहात स्तनो प्राप्ता स्तन्यम इत्यभिधीयते। मतलब कि सम्यकतया परिपक्व हुए आहार के कारण उत्पन्न हुए रस का प्रसाद स्वरूप जो मधुर भाग है, वह सारे शरीर से स्तनों में प्राप्त होने पर स्तन्य नाम से कहलाता है। तो एक तो यह है कि स्तन्य का स्थान कहाँ है, तो शुक्र की तरह इसका स्थान भी संपूर्ण शरीर में कहा गया। ठीक है, तो वो चीज याद रखना। दूसरा कह रहे हैं कि कैसे बनता है स्तन्य, क्या होता है कि रस का जो प्रसाद भाग है, मधुर भाग है, जो आहार के पाक के स्वरूप बनता है, उसी को स्तन्य कहते हैं। और ये स्तनों में प्राप्त होता है संपूर्ण शरीर से, यानी पूरी बॉडी के अंदर रहता है। तो पूछे स्तन्य की परिभाषा कहाँ आई है, तो चैप्टर नंबर 10 निदान स्थान। दुष्ट स्तन्य के लक्षण, दोषों के आधार पे, कि वात से दुष्ट है, तो कषाय होगा। क्षिप्तम चा प्लवते अम्बसी, यानी जल में डालने पर उस पर फ्लोट करेगा, तैरेगा, प्लवते। ठीक है। पैक्टिक वाला अम्ल होगा, कटु होगा, कह रहे हैं। कफ वाला घन, पिच्छल और जल में डूब जाएगा। तो कोई खास बात नहीं, इनमें भी याद करने की बेसिक बातें हैं, आगे चलेंगे। शुद्ध स्तन्य की पहचान, सवाल ये भी पूछ चुका है कि परिभाषा कहाँ आई है, और शुद्ध शुद्ध स्तन्य के जो लक्षण है वो कहाँ बताए गए हैं, तो वो भी इसी चैप्टर के अंदर है। देखोगे तो श्लोक नंबर 26 है आपकी बुक्स के अंदर। यत क्षीरम उदके क्षिप्तम एकी भवति पांडुरम मधुरम च आविवर्णम च प्रसन्नम तद विनिर्दिशेत। यत क्षीरम उदके क्षिप्तम एक ही भवति, कि आपने जल पात्र में इसको डाला, तो कह रहे हैं एक ही भाव हो जाए, यानी मिक्स हो जाए, अलग अलग ना कर सको। है ना, ऐसा नहीं कि दूध जैसे फट जाता है, पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, ऐसी चीज नहीं होगी। तो उदक पात्र में एक ही भाव को प्राप्त कर ले। वर्ण कैसा है देखने में, पांडुर, मधुर है। अविवर्ण है, मतलब नॉर्मल कलर है जो होना चाहिए। और प्रसन्न है, मतलब जो नॉर्मल कैरेक्टर्स है वो होता है। तो ऐसा होता है शुद्ध स्तन में, मेन बात यही है। यह क्षीरम उदके क्षिप्तम एक ही भवते। ठीक है, तो ये याद रखोगे। स्तन रोगों में दूसरे क्या होता है, ये भी आपको याद है कि चरक पांडु से मरते कामला से मरे, सुश्रुत
स्तन भगंदर रोग और अर्श से मरे। है ना, तो मतलब मांस और रक्त है इनके दोष है। ठीक है, तो मांस और रक्त। नेक्स्ट देख लो, काश्यप। उन्होंने कंडीशन बताई है स्तन वज्रा या स्तन किलक। तो इसकी चिकित्सा बता रखी है, घृतपान कराना चाहिए। वमन की बात भी आई है वहां, तो घृतपान और वमन चाहो तो लिख सकते हो। भेद नहीं बताया, ऐसा कि कितने भेद होते हैं, लेकिन हाँ वातिक पैत्तिक कफज भेदों का वर्णन जरूर किया, नंबर नहीं बताया कुछ भी। लेकिन वात पित्त कफ से होने वाले इस रोग के मतलब टाइप जो है उनका उल्लेख किया है, उनको बताया है। तो ये कोई खास बात ही नहीं है, आपको मेन याद रखना है चिकित्सा क्या है। स्तन वज्र या स्तन किलक रोग की, तो घृतपान कराना और वमन कराना। स्तन्य शीर दोष, चरक और काश्यप के 8 है। स्तन्य शीर दोष, चरक काश्यप के 8 सबको याद होंगे, ज्यादातर लोगों को मान के चलता हूं मैं, शारीर में बताइए बातें भी। और हारित के 5 है। सवाल कर ले, कंफर्म हो जाएगा कितना आता है। सुशर्मा। यस सर। घन दुग्ध पीने से क्या होता है? बात हुई होगी ना बेटा, ये तो ऐसा नहीं है, नहीं बात हुई होगी, 100% हुई होगी। मंजिता। सर, हम्म। चक्षु रोग। चलो कोई और बोल दो जिसको आता है फिर। उत्फुल्लिका सर। उत्फुल्लिका। सब पढ़ाया है मैंने। गुरु स्तन्यपान से क्या होता है बोलो। मत करो भाई ऐसा। गुरु स्तन्यपान से कौन सा सर रोग होता है बालक में, हाँ बोलिए। सर नेत्र। पांडु सर, पांडु। नहीं, याद करो गुरु। गुरु की बात कर रहा हूँ, बताया था कुछ गुरु को क्या हो जाता है। अगर पढ़ाया होगा तो ऐसे ही पढ़ाया होगा। नेत्र रोग सर। नहीं, गुरु को नेत्र रोग तो है लेकिन हो नहीं जाता है, वहाँ हृदय रोग पढ़ाया था आपको, गुरु स्तन्यपान से हृदय रोग। जी सर, जी। ठीक है, चलो ठीक है, देख लेना। याद तो है ही नहीं किसी को भी, किसको कह दूं मैं। आगे चलो। तो खैर घन दुग्ध पीने से क्या होता है, उत्फुल्लिका रोग हो जाता है। आगे देखेंगे, स्तन रोगों में ही चिकित्सा बता रहे हैं योग रत्नाकर। कह रहे हैं क्या चिकित्सा करनी चाहिए स्तन रोगों में, उपनाह का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, भाव प्रकाश। उन्होंने उपनाह का अर्थ स्वेदन लिया, कि स्वेदन कराना चाहिए। अब ये बात ध्यान रख लेना कि यहाँ भले ही भाव प्रकाश ने कह दिया कि उपनाह से कि मतलब उष्ण उपनाह यूज करना चाहिए, स्वेदन कराना चाहिए। रियल में ऐसा है कि जहां भी फैटी टिश्यू ज्यादा होता है वहां स्वेदन मना होता है। तो इन जनरल अगर आपसे बात की जाए तो स्तन रोगों में स्वेदन मना है, ये बात ध्यान रखोगे। स्तन रोगों में स्वेदन नहीं कराना चाहिए, आपको ऐसा ही याद रखना है। लिख लो चाहे तो ये साइड में, कि स्तन रोगों में स्वेदन नहीं कराते। ठीक। लेकिन स्पेशली भाव प्रकाश के अनुसार पूछ ले योग रत्नाकर की, तो जैसे स्टेटमेंट है वैसे आपको यूज करना है। तो योग रत्नाकर उपनाह का प्रयोग बताया स्तन रोगों के अंदर। भाव प्रकाश उपनाह से स्वेदन अर्थ लिया। भाव प्रकाश जलोका ने माफ करो, भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने जलोका से रक्त मोक्षण की बात की है स्तन रोगों में, जलोका द्वारा रक्त मोक्षण। और देखो योग रत्नाकर ने निर्वाप्य तप्त लोह सलीले, ठीक है, मतलब जल का प्रयोग करा रहे हैं, कौन से जल का, कि लोहे का गोला गर्म किया बिल्कुल, उसको बुझाया पानी के अंदर गर्म गर्म करके, और वो जो पानी है वो पीने में इस्तेमाल करना है। स्तन रोगों में ऐसा कहा है योग रत्नाकर ने। निर्वाप्य तप्त लोहे सलीले। भाव प्रकाश योग रत्नाकर विशाला मूल का लेप करने के लिए कहा, कि इससे स्तन पीड़ा नष्ट हो जाती है। विशाला मूल का लेप, स्तन पीड़ा नाशक। बंध्या करकोट की मूल का लेप करने के लिए कहा, बंध्या करकोट की मूल का लेप। फिर एक बार देख लें, चैप्टर पूरा ही देख लो चलो। तो चैप्टर 10 विसर्ग नाड़ी स्तन रोग। चरक विसर्ग बिना रक्त पित्त के नहीं होता, तृष्णा बिना बात पित्त के नहीं होते। चरक तेरे माल को कुष्ठ विसर्ग, सुश्रुत तेलीराम तूमर। वातिक विसर्ग तो विषम गंडे, पैतृक विसर्ग शतज प्रकाश, श्रुतज कर्दम निभा। दोनों बातें याद रखना है। शतज में पित्त और रक्त दोष है और कुलत सदृश। त्रिदोषज और शतज विसर्ग असाध्य होते हैं। नाड़ी के भेद, सुश्रुत ने 8 और 5 दोनों नाड़ी बताई है। तो जैसा मैंने कहा लास्ट में वो श्लोक है स्तन रोग के साथ, कि जितने स्तन रोग हैं उतने ही नाड़ी रोग भी होते हैं। तो वहां से 5 आंसर भी आता है, ठीक है। तो वैसे 8 है सुश्रुत के ओरिजिनली। तो 7 प्लस शल्यज। वाग्भट माधव शारंगधर के 5 ही भेद हैं, वीपी के है शल्यज, कोई खास बात नहीं है। इनमें याद रखना चाहे वातिक नाड़ी श्रप्ति शपायन, ऐसा ही कफज नाड़ी में है, रात्रि में श्रुति होती है।
ठीक। सन्निपाती में लिखा है घोर सु शय करी काल रात्रि में। स्तन रोग, तो जैसा देखा नंबर हमने 5 है, वीपीकेएस आगंतुक। वाग्भट ने छठा भी बता दिया, रक्तज। मधुघोष ने स्तन रोगों को स्तन कोप कहा। कन्याओं में धमनियां, उनका मार्ग संवृत रहता है तो स्तन रोग नहीं होते, लेकिन प्रजाता होने के बाद वो धमनियों का मार्ग विवृत हो जाता है तो स्तन रोग हो सकते हैं। स्तन्य की परिभाषा इसी चैप्टर के अंदर है, निदान 10 के अंदर। रस प्रसादो मधुरा पक्व आहार निमित्तजा कृत्सन देहात स्तनो प्राप्ता स्तन्यम इत्याभिधीयते। तो संपूर्ण शरीर में स्थान है और रस का जो मधुर भाग है डाइजेस्ट होने के बाद उससे स्तन्य का निर्माण होता है। शुद्ध स्तन्य के लक्षण भी इसी चैप्टर में बताए गए हैं। तो मेन कैरेक्टर क्या है? क्षीरम उदके क्षिप्तम एक ही भक्ति। ठीक है, तो पात्र में जल के एकता को प्राप्त कर जाए। बाकी वर्ण देख सकते हो, पांडुर वर्ण लिखा हुआ है, हाँ व्हाइट नहीं है। कहीं आप श्वेत सोचो श्लोक में कि श्वेत वर्ड होगा, पांडु है। बाकी मधुर आविवर्ण है। स्तन रोगों में दूष्य, तो रक्त और मांस बात कर ली हमने, सुश्रुत स्तन भगंदर और अर्श रोग से मरे, इस तरह करके। तो रक्त और मांस इन सब में मरे, यानी मांस और रक्त। काश्यप ने स्तन वज्र स्तन कीलक रोग का उल्लेख किया, जिसकी श्रेष्ठ चिकित्सा घृतपान है और वमन भी आया है इसमें। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, वो स्तन रोग थे पीछे जो पढ़कर आए, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं स्तन और स्तन्य। ठीक है, स्तन्य शीर की बात है। तो स्तन्य शीर दोष जो है चरक काश्यप के 8 है, हारित के 5 है। इसमें आपको बताया कि हारित वाले घन शीर के सेवन से उत्फुल्ली का रोग हो जाता है बालकों में। ठीक है। योग रत्नाकर ने स्तन रोगों की चिकित्सा में उपनाह का उल्लेख किया। स्तन रोगों में उपनाह। नेक्स्ट है भाव प्रकाश। उपनाह से स्वेदन का अर्थ लिया कि उपनाह का मतलब स्वेदन। भाव प्रकाश योग रत्नाकर जलोका से रक्तमोक्षण की बात की है। जलोका से रक्तमोक्षण। योग रत्नाकर उन्होंने कहा निर्वाप्य तप्त लोह सलीले, यानी उष्ण जल करके मतलब लोह का गोला गर्म करके उसको पानी में बुझाना और उस पानी का प्रयोग करना चिकित्सा में। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भाव प्रकाश योग रत्नाकर विशाला मूल का लेप, ये स्तन पीड़ा नाशक होता है। विशाला मूल लेप स्तन पीड़ा नाशक। बंध्या करकोट की मूल का लेप, बंध्या करकोट की मूल लेप। तो दोनों बातें याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओगे चैप्टर नंबर 11, ग्रंथि अपची अर्बुद और गलगंड। ग्रंथि अपची अर्बुद गलगंड। चैप्टर नंबर 11 है, ध्यान से देखेंगे। तो ग्रंथि क्या होती है, पहले तो आपको श्लोक से आइडेंटिफाई करना है ग्रंथि क्या है, ध्यान से देख लोगे। वृत्तो उन्नतम विग्रथितम तुषोफम कुर्वन्त्य इतो ग्रंथिर इति प्रतिष्ठा। तो ग्रंथि कैसी होती है देखने में? वृत्त उन्नत ग्रथित, नाम ही है ग्रंथि तो ग्रथित तो होगी। शोफ है इस तरह का, तो व्रत उन्नत ग्रथित शोफ। इतना याद रखोगे, आइडेंटिफाई इसको भी करना है, श्लोक का भी आ जाए तो। ठीक है, तो व्रत उन्नत विग्रथित शोफ ग्रंथि है। सुश्रुत माधव और भोज, इन्होंने 5 भेद बताए ग्रंथि के। वातिक पैतिक कफज मेदज और सिराज ग्रंथि। आपको याद होगा ग्रंथि में मंजिता कि ग्रंथि का सन्निपातिक भेद किसने बताया? ग्रंथि का बेटा भेल ने लिखा तो है सामने। बेल ने सर बेल ने बताया। और और अर्बुद, हारित ने अर्जुन का बताया। हाँ ठीक है, तो देख हारित लोगे। ने। तो सुश्रुत माधव और भोज 5 भेद बताए। वातिक पैतिक कफज मेदज और सिराज। वीपी के मेदज और सिराज। भेल ने भी 5 ही भेद बताए, वीपी के एस यानी सन्निपाती को तो याद ही रखना है, और सिराज। कह रहे सिराज जो भेद है मतलब सिरा वाला, तो सिरा ग्रंथि का अधिष्ठान कहाँ है? स्नायु। यह कहाँ होता है रोग? सिरा ग्रंथि, तो स्नायु में होता है। ये याद रखेंगे, सिरा ग्रंथि सिराओं में नहीं लिखी, लिखिए स्नायु में होती है। आचार्य चरक 6 भेद बताए। 5 प्लस मांसज। कौन से 5? सुश्रुत वाले, वातिक पैतिक कफज मेदज और सिराज। सनिपात उन्होंने भी नहीं कहा है। तो सवाल दूसरा ये आता है कि मांसज भेद का उल्लेख किसने किया पहली बार? तो चरक ने किया है। ठीक है, तो मांसज भेद चरक का है। नेक्स्ट देखोगे वाग्भट शारंगधर, तो उनके टोटल 9 है, सामने 9 लिख लोगे यहाँ। टोटल 9 भेद हैं। 9 कैसे?
छह चरक वाले, ठीक है, पांच सुश्रुत वाले प्लस मांस, तो छह हो गए। प्लस आरव करके एक ट्रिक याद रखते हैं हम लोग, आरव। आरव का मतलब आ से अस्थि, रा से रक्त और वा से व्रण, आरव। तो वाग्भट शारंगधर, नो भेद, छह प्लस आरव, अस्थि रक्तज और व्रणज भेद, वाग्भट शारंगधर के। दूसरे देख लेंगे, तो हम याद रखते हैं ग्रंथि कहाँ होती है, कमर में। ग्रंथि कमर में, कमर यानी कफ मांस रक्त और मेद। ठीक है, पीछे विदृति के लिए देखा था, तेरी मेम की विदृति अस्थि के आश्रित, ऐसा करके, कि आश्रय जो था अस्थि थी, छह भेद थे। याद आ रहा है, वो भी याद रखना। यहाँ देख पा रहे हो कि ग्रंथि कहाँ होती है, तो कमर में, यानी कफ मांस रक्त और मेद, इनको आश्रय बना के। अब देखेंगे वन बाय वन भेद इनके। तो पहली है वातिक ग्रंथि, बस्तिर इव वातश्च, श्रवेच्च, आविलजम अश्रम अच्छम। तो मेन बात तो यही कह सकते हो कि बस्ती ऐसे लगती है स्पर्श में जैसे वात से भरी बस्ती, क्योंकि वातिक ग्रंथि है, तो याद ही नहीं करना। पैतृक में कुछ खास नहीं, कफज में कह रहे हैं पाषाण व चिर अभिवृद्धि। ठीक है, देर से वृद्धि होगी और पाषाण जैसी कठिन है, कफज है तो। नेक्स्ट है मेदज वृद्धि, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से देखोगे। शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि, बस ये पूछता है। तो मेदज जो ग्रंथि होती है, तो किसी के शरीर में मेद अगर बढ़ा होगा, यानी शरीर बढ़ा होगा उसका, तो इसका साइज भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो शरीर वृद्धि होने पे इसकी भी वृद्धि होगी। अगर कोई शरीर को कम कर लेगा, जैसे लाइपोमा आप लोग देखते होंगे, तो शरीर को कम कर लोगे तो धीरे धीरे ये भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि प्लस, ये तो मेदज ग्रंथि की बात है। ऐसा ही आप देखोगे मेदज गलगंड, इसी चैप्टर में आगे चल के मैं दिखा देता हूँ। ये देखोगे मेदज गलगंड, वहां भी लगभग ऐसी बात है, देह अनुरूप क्षय वृद्धि। तो अगर हिंदी में देखा भी कि शरीर के बढ़ने से बढ़ना, घटने से घटना किस रोग का लक्षण है इनमें से, तो दोनों का है, फिर मेदज गलगंड का भी है और मेदज ग्रंथि का भी है। लेकिन श्लोक के शब्द है तो पहचान लेना, मेदज गलगंड में लिखा है देह अनुरूप क्षय वृद्धि, देह वर्ड आया है। ठीक, तो आइडेंटिफाई करना है। और वहां पर आया है शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि, मेदज ग्रंथि में शरीर वृद्धि, वहां देह लिखा हुआ है, यहाँ शरीर लिखा हुआ है वर्ड। बाकी पिन्याक सर्पी प्रतिमम, तो समझ ही सकते हो, मेद यानी चिकनाई है, और ये पिन्याक हो सर्पी हो, तो ये भी चिकनाई है, स्नेह है, कहने का मतलब है। नेक्स्ट है सिराज ग्रंथि, कह रहे हैं अगर इसमें रुजा हो रही है और चल है, मतलब मूवमेंट हो रहे हैं इसके अंदर, तब कृच साध्य है। अगर रुजा नहीं हो रही है प्लस मूवमेंट भी नहीं है इसके, ठीक है, तो असाध्य है। आरुक आचल तो असाध्य है, और रुजा के साथ चल है तो कृच साध्य है। याद रखोगे, आपने देखा भी होगा अर्बुद में भी ऐसे होता है, कि अर्बुद में जब मूवमेंट नहीं होते ना, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अब अर्बुद है, अदरवाइज हम उसको कुछ और समझते रहते हैं तब तक। ठीक है, अर्बुद की ये मेन पहचान है कि वो फिक्स हो जाता है, डीपर टिश्यूज को इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है, वहां भी रुझा नहीं होती है। ठीक है, तो आ रुझा और आ चल तो अच्छा साइन नहीं है, यह असाध्यता का है। रुझा हो रही है, पेन हो रहा है, चल है कंडीशन, हिल रहा है वो, मूव कराने पे तो कृच साध्य है। बाकी होती कहाँ है सिराज ग्रंथि, बोलो सुमित, कहाँ होती है सिराज ग्रंथि? स्नायु में सर। स्नायु में, है ना, तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, चरक ने मानसज ग्रंथि में वेदना का अभाव बताया, वेदना नहीं होती है। मेदज ग्रंथि स्निग्ध है और चल है। देखो मेद है, चिकना होता है मेद, तो वहां से पहचान सकते हो चिकना है मेद। तो स्निग्ध है और चल है, इसलिए मतलब फिसल जाती है हाथ में से, जैसे लाइपोमा में होता है। सिरा ग्रंथि, उसमें स्फुरण हो रहा है, क्योंकि नाम ही है सिरा, कि सिराओं का स्फुरण हो रहा है, तो इसमें भी स्फुरण लग रहा है। याद रखना, इन पे सवाल है चरक वाले पॉइंट्स के ऊपर। तो मासज ग्रंथि में वेदना नहीं होती। मेदज ग्रंथि स्निग्ध है और चल है। सिराज ग्रंथि उसमें स्फुरण होता है, तो सिरा ग्रंथि में स्फुरण होता है। नेक्स्ट देखिए, सन्निपातिक ग्रंथि का उल्लेख भेल ने किया, और सन्निपातिक अर्बुद का उल्लेख हारित ने किया। सन्निपातिक ग्रंथि बाय भेल, सन्निपातिक अर्बुद बाय हारित, तो ये देख लोगे। आगे देखिए, नेक्स्ट रोग है अपची। देखते हैं, इसमें एक दो पॉइंट है जिन पे सवाल आते हैं। तो पहले तो
इसका स्थान लिख रहे हैं। और इसके दूष्यों की अगर हम बात करें तो दूष्य सबसे पहले याद करो, मेद और कफ की दृष्टि से रोग उत्पन्न होता है अपचे। मेद और कफ। ठीक। कहाँ होता है रोग, ये बात भी जरूरी है। हनवास्थि, कक्षा, अक्षक, बाहु, संधि, मन्या, गलेशु, उपचितम। यानी मेनली कह रहा हूँ कि ऊपर के हिस्से में ही होता है। हनवास्थि में, कक्षा प्रदेश में भी कह रहे हैं नीचे तक, यहाँ तक। अक्षक क्लेविकल के आसपास, बाहु में, ठीक है, मन्या प्रदेश के अंदर, गले में। तो ऊपरी हिस्सा ही है मेनली देखो तो, अगर तो क्लेविकल के आसपास या उसके ऊपर का हिस्सा। कैसी होती है देखने में, आम्लक अस्थि के समान। आपको मैंने गिलायु पढ़ाया है शालाक्य के अंदर, तो गिलायु भी ऐसा ही था, आम्लक अस्थि। ठीक है। मत्स्य अंड जाल प्रतिमे, ये सवाल पूछा जाता है। तो मछली के जो एग होते हैं देखने में, कि उसके जैसी दिखाई देती है अपची। मत्स्य अंड जाल प्रतिमे। चय प्रकर्षाद अपची। चय प्रकर्षाद कह रहे हैं संचय के प्रकर्ष के कारण, मतलब कि दोष इकट्ठा होते रहते हैं, उस वजह से होता है, ये कहना चाह रहे हैं। प्रभिन्ना श्रवंती नश्यंती भवंती चान्य, कि पक्कर फूट जाती है, श्राव हो जाता है, और फिर नई बन जाती है। तो इस तरह साइकिल चलती रहती है अपची की। कैसा रोग है, सा दुस्तर वर्ष गणानुबंधी, कि मुश्किल से ठीक होने वाला रोग है और वर्षों तक बना रहता है साथ में। वर्ष गणानुबंधी। आगे आचार्य भोज, चरक, भाव प्रकाश, इंदु, उन्होंने भी अपचे के बारे में कुछ कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनको देख लोगे। तो भोज कह रहे हैं कि प्रथम कक्षा वंशण आदि में अपची होती है। माला रूप में होने पर इसी को गंडमाला कह देते हैं। ठीक है, स्थान तो वही बताया, कक्षा वंशण आदि। कह रहे हैं कि पहले अपची बनती है, और जब यही कई सारी बन जाएंगी माला के रूप में, तो उसको बोलते हैं गंडमाला। नेक्स्ट देखो चरक क्या कह रहे हैं, कि मेद, कफ और रक्त की वजह से बनती है, इनकी दृष्टि होती है। अगर एक बने गले के पार्श्व में तो कहते हैं गलगंड, और बहुत सारी बन जाए तो कहते हैं उसको गंडमाला। यानी चरक में अपची के लिए नहीं लिखा हुआ, वहां गलगंड गंडमाला लिखा हुआ है। ठीक। भाव प्रकाश, कक्षा, अंश, मन्या, गल, वंशण, स्थान तो वही है, कि यहाँ पे गंडमाला होती है, जब ये पककर फूट जाती है तो उसे अपची कहते हैं। तो इन्होंने उल्टा कह दिया भोज से, बिल्कुल भाव प्रकाश ने देखोगे तो। अगर तो भोज ने लिखा पहले अपची बनती है, और माला रूप में होने पे इसको गंडमाला कहते हैं। भाव प्रकाश ने कहा पहले गंडमाला बनती है, उसके पक्के फूट जाने पर अपची बनती है। इंदु ने इसका कंपैरिजन दूर्वा के साथ किया है। दूर्वा घास जो होती है, क्या है इसका बॉटनिकल नेम सुमित, दूर्वा घास का, या मंजिता, जिसको भी आता है। एग्जैक्ट देखो मुझे भी सर याद नहीं। इसका इसका हिंट ही चाहता हूं मैं, उतना ही मुझे भी याद है। सर मैंने मैंने भी ये किसी और नाम से लिखी होगी सर, इसमें पोर्टिकल नेम में ये इस डेक नाम से नहीं लिखी है। नहीं, इसी नाम से है। डेक्टाइलोन साइनोडोन कुछ ऐसा नाम है करके, अब ऑप्शन आएगा तो पहचान हाँ लेना। सर, ये यही है सर, यही है सर ये। ठीक है ना। हाँ चलो देखो आगे। आप ही दोनों हो सेशन में अभी, और कोई है नहीं, सारे लोग रिमूव हो चुके हैं। सबके कैमरा ऑफ थे, सब रिमूव्ड हैं अभी, कोई नहीं है सेशन के अंदर। ठीक है। तो एक ब्रेक ले लो, क्योंकि मैं इसको एक बार रिवाइज करा दूंगा उन लोग को, वरना छूट जाएगा पार्ट ये। तो एक ब्रेक लो, वापस आओ, 10 मिनट कंटिन्यू करेंगे इसको, एक बार फिर पढ़ा दूंगा मैं जो लास्ट चैप्टर पढ़ाया। थैंक यू।